अस्सलाम वालेकुम मान सासम मैं हुआ भाई। आदर है जिम ट्रेंडिंग एक्शन यूट्यूब चैनल आपका हमारे चैनल की तरफ से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियोस तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आप लोग इस लोगो को पहचानते हो? या दैट्स राइट, दैट्स रीबॉक। लेकिन क्या ये लोगो आपको आसपास कहीं दिखाई देता है आजकल? आखिर ऐसा क्या हुआ कि रीबॉक मार्केट से ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गया? मैं बात कर रहा हूं रीबॉक कंपनी की, जिसने एक टाइम पर नाइकी को तक सेल्स में सरपास कर दिया था। कैसे आज वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है? वेल, एक्चुअली में बात यह है कि मामला जैसा दिखाई दे रहा है उससे थोड़ा सा अलग है। इसके पीछे कुछ चीजें चल रही है जो अभी तक सामने नहीं आई है, और आज हम वही चीज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको रीबॉक स्टार्ट कैसे हुआ था से लेकर क्या क्या चैलेंजेस रीबॉक ने फेस किए और क्या वजह है कि आज ये हाशरे हो गया है, ये सब हमें डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। सो सबसे पहले शुरू करते हैं कि रीबॉक एज अ कंपनी स्टार्ट कैसे हुई थी। You'll be kind of surprised to know friends, but रीबॉक जैसे बड़े शू बिजनेस की शुरुआत एक छोटे से शहर में, बोल्टन शहर में एक फैमिली बिजनेस के तौर पर हुई थी। दो भाइयों ने इसे शुरू किया, जो और जेफ फॉस्टर, और इन दोनों का एक छोटा सा फैमिली शू बिजनेस था कॉल्ड द JW फॉस्टर एंड सन्स। ये बिजनेस साइज में तो काफी छोटा था, लेकिन इसकी लेगेसी बहुत बड़ी थी। स्पाइक्ड शूज के बारे में आप लोग ने सुना है? वेल, इसका इन्वेंशन यही स्मॉल फैमिली के बिजनेस ने किया था। इनफैक्ट एक बार तो दो रनर्स ने ओलंपिक्स में इनके स्पाइक्ड शूज पहन लिए थे, एंड गेस व्हाट, उन दोनों ने गोल्ड मेडल जीत लिया। अब इससे फॉस्टर शूज यूके में काफी फेमस होने लग गया, बट द ब्रदर्स वर वेरी वेरी एम्बिशियस। वो इस शूज के बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर लेके जाना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को रिवाइव किया और उसका नाम रखा रीबॉक। इस नाम को रखा गया था साउथ अफ्रीकन एंटीलोप के ऊपर, जिसकी स्पेलिंग है RHEBOK, रीबॉक। सो यहां से जर्नी शुरू हुई रीबॉक की एज अ ब्रांड। लेकिन इसके बाद उन्होंने ऐसे क्या क्या स्टेप्स लिए कि उन्होंने सफलता के कदमों को चूमा, और उसके बाद ऐसे अचानक क्या क्या गलतियां हो गई कि एक सडन डाउनफॉल हो गया इस इतने बड़े ब्रांड का। Well, stay tuned till the end. अब फ्रेंड्स, एक ग्लोबल ब्रांड बनने का फर्स्ट स्टेप था यूएस के मार्केट में ब्रेक इन करना, because what's popular in the US also becomes popular in the world. So Foster Brothers यूएस गए अपने कंपनी रीबॉक के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने के लिए। अब यूएस में डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनके शूज का डिजाइन तो पसंद आता था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता था कि ये कंपनी यूके बेस्ड थी, वो बैक ऑफ कर लेते थे। एंड अनफॉर्चुनेटली किस लेवल पर उन्हें फेलियर मिल रहा था, वो यही बात दर्शा देगी कि 10 साल तक फॉस्टर ब्रदर्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स ही नहीं मिले, डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही ढूंढ रहे थे। और फिर 1978 में जाकर उनकी किस्मत थोड़ी खुली, जब एक ट्रेड शो में एक आदमी का ध्यान इनके शूज पर गया। उस आदमी का नाम था पॉल फायरमैन। इस आदमी को इनके शूज की क्वालिटी इतनी पसंद आई कि उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए रीबॉक की एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीद ली। अब यहां से 10 साल इंतजार करने के बाद रीबॉक की तकदीर पलटने लगी। ये सब एकदम से इमीडिएटली नहीं हुआ। शुरुआत में तो रीबॉक का ग्रोथ काफी स्लो ही था, क्योंकि स्पोर्ट्स फुटवेयर इंडस्ट्री में अब भी नाइकी, एडिडास, कॉन्वर्स जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो कि डोमिनेट कर रही थी। प्लस रीबॉक के पास सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था जो हफ्ते में सिर्फ 300 से 400 शूज ही बना पाता था। लेकिन फायरमैन ऑन द अदर हैंड इस ब्रांड को स्केल अप करने के लिए काफी ज्यादा डेडिकेटेड और एक्साइटेड थे। इतना कि वो खुद अपनी गाड़ी में रीबॉक के शूज को भर भर के एक रेस से दूसरे रेस ले जाया करते थे, और वहां के रनर्स को शूज बेचने की कोशिश करते थे। और फिर इसी दौरान 1979 में रीबॉक के हाथ लगा एक जैकपॉट। उन्होंने 3 न्यू रनिंग शूज को लॉन्च किया जो कि काफी पॉपुलर हो गए, क्योंकि इन तीनों को 5 स्टार के रेटिंग्स मिले। अब इससे रीबॉक को फास्ट पेस में सक्सेस मिलने लग गया। लेकिन 1983 में कुछ ऐसा हुआ जिससे रीबॉक के सेल्स ने सीधा $12.8 मिलियन को टच कर लिया। द विमेन्स एरोबिक ट्रेंड। 1980s में यूएस में सडनली विमेन्स फिटनेस का एक ट्रेंड, एरोबिक्स, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने लगा। इस ट्रेंड के चलते ऑब्वियसली बहुत सारी औरतें एरोबिक्स में इंटरेस्टेड होने लगी, लेकिन उसके लिए लगते हैं शूज, रनिंग शूज। और यहाँ पर नाइकी, एडिडास एटसेट्रा ने तो अपना सारा ध्यान मेल बायर्स को केटर करने में लगाया था। तो मार्केट में इस डिमांड सप्लाई के गैप को रीबॉक ने बहुत खूब पहचाना, और इसे फिल करने के लिए खुद का एक वुमेन सेंट्रिक ब्रांड न्यू शू लाइन द फ्री स्टाइल को लॉन्च कर दिया। इस लॉन्च के शूज का सिंपल डिजाइन, नायलॉन बैकिंग, टेरी टॉवल लाइनिंग और प्रिटी ब्लू और पिंक पेस्टल शेड्स, ये सब कुछ बहुत से लड़कियों को पसंद आया, और रातों रात ये शूज सोल्ड आउट होने लग गए। इस ट्रेंड ने रीबॉक्स फ्री स्टाइल को द फर्स्ट कमर्शियल हिट बना दिया इस कंपनी का। अब इसके बाद से जनरली भी यूएस में फिटनेस, जिम्स, जॉगिंग, हेल्थ क्लब्स का क्रेज चलते रहा,
और ये आइडिया कि सिर्फ प्रोफेशनल एथलीट्स ही स्पोर्ट्स शूज पहन सकते हैं ये भी स्लोली बदल रहा था। तो अगर एक कैजुअल एथलीट या फिटनेस एंथुसियास्ट को कोई ऐसा शू चाहिए जो फैशनेबल और ड्यूरेबल के साथ साथ अफोर्डेबल भी हो, तो क्या ये एक डिमांड नहीं है जिसको आइडेंटिफाई करके सप्लाई गैप को फिल किया जा सकता है? वेल, रीबॉक ने प्रिसाइसली ऐसे ही शूज बनाना शुरू कर दिए। तो अब रीबॉक की इन्वेंट्री कुछ ऐसे दिखने लगी। रनिंग शूज चेक, फिटनेस चेक, फैशन चेक, ये सब एरिनाज में रीबॉक ने अपनी पकड़ बना ली। और फिर इसके बाद इस ब्रांड ने टेनिस में भी अपनी एंट्री लाने की सोची। एंड इन नो टाइम टेनिस स्टार्स बोरिस बेकर और जॉन मैकेनरो और ऐसे ही बहुत सारे टेनिस चैंपियंस रीबॉक के शूज को ही फ्लॉन्ट करते हुए दिखाई दिए। इसे धीरे धीरे करके रीबॉक सेलिब्रिटी सर्कल्स में भी पॉपुलर होने लगा। एक बार तो पॉपुलर अमेरिकन एक्ट्रेस सिबिल शेफर्ड ने एमीज में तक रीबॉक के फ्री स्टाइल्स को पहन लिए थे। और इसके बाद तो ऐसा दौर आ गया था कि रीबॉक को अब कोई नहीं रोक सकता था, नॉट इवन नाइकी। इनफैक्ट 1980s तक तो रीबॉक ने नाइकी को ओवरटेक ही कर लिया था और बन गया था यूएस का नंबर 1 शू ब्रांड। बट फिर लेट्स जंप बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, आखिर आज के तारीख में कहां है रीबॉक? वेल, लेट्स डू अ क्विक रिकैप। रीबॉक ने एरोबिक्स ट्रेंड को कैपिटलाइज किया, टेनिस में एंटर किया, सेलिब्रिटीज और कॉमन लोग सब में पॉपुलर बना और इस सब से उसके सेल्स फाइनली स्काई रॉकेट होने लगे। रीबॉक नंबर 1 पर लैंड हो गया नाइकी को हराकर। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। याद है मैंने कहा था एरोबिक्स का ट्रेंड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। आज इसकी डिमांड है, कल कोई इसका फ्यूचर नहीं है, कल वो डिमांड रिकरिंग नहीं होगी। ट्रेंड इन बिजनेस इज मोर लाइक अ क्रेज जो कि इरैशनल है और कोई स्टेबल सॉलिड डिमांड जनरेट नहीं करता है इन द कमिंग मंथ्स, यानी कि स्टेबल नहीं है। सो नेचुरली हुआ ये कि यूएस में धीरे धीरे करके एरोबिक्स का क्रेज ढल गया और नतीजन फ्री स्टाइल्स का भी, जो कि एरोबिक्स से ही लिंक्ड थे। अब ये रीबॉक के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि इससे तुरंत रीबॉक लॉस्ट इट्स फर्स्ट पोजीशन और नाइकी कोई एमेच्योर कंपनी तो थी नहीं, इट वॉज वे मोर एस्टैब्लिश्ड देन रीबॉक इन अदर एरियाज। तो नाइकी ने इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज किया एंड इट बाउंस बैक and this time harder. फिर भी 2000s तक रीबॉक डिसेंट ही परफॉर्म कर रहा था, लेकिन फिर उससे एक भूल हो गई। रीबॉक ने जेजी और 50 सेंट्स जैसे म्यूजिशियंस के साथ कोलैबोरेट करके अपने कुछ ब्रांड न्यू शू मॉडल्स निकाले, बट दिस वाज अ फेलियर क्योंकि इससे फ्री स्टाइल जैसी पॉपुलैरिटी रिपीट नहीं हो पाई। रैपर्स और सेलिब्रिटीज के साथ लॉन्चेस जनरल मैसेस को अपील नहीं कर पाए, पर हद तो तब पार हुई जब इसके बाद भी रीबॉक ने इन जूतों का प्रोडक्शन कम नहीं किया, जबकि मार्केट में इन शूज का डिमांड था ही नहीं, पर सप्लाई को काफी ज्यादा कर दिया। और इससे हुआ ये कि उन शूज को फिर बाद में सेल पर डालना पड़ा और इससे ब्रांड की रेपुटेशन ऑब्वियसली काफी डाउन हो गई क्योंकि आपके माल सेल पे निकल रहे, मतलब बिक ही नहीं रहे, तो इमेज डेफिनेटली खराब होगी, राइट, रीबॉक जैसे प्रीमियम ब्रांड की। फिर रीबॉक की तीसरी गलती ये थी कि इतने टाइम बाद भी रीबॉक अपने निच यानी अपने कैटेगरी या फिर कह सकते हैं अपनी आइडेंटिटी को कार्व आउट नहीं कर पाया था। एंड मोस्टली लोग कंफ्यूज थे कि रीबॉक को आइडेंटिफाई कैसे करें, रीबॉक को खरीदे क्यों? एथलेटिक्स के लिए, बास्केटबॉल के लिए, टेनिस, फैशन या फिटनेस? इस आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से लेट 2000s में धीरे धीरे रीबॉक का सेल्स और ज्यादा गिरता गया कि रीबॉक अपनी पकड़ स्पोर्ट्स और म्यूजिक कैटेगरी में खोता गया और अल्टीमेटली वो बस एक वुमेन्स एक्सरसाइज कंपनी बन गई। लेकिन नाइकी ऑन द अदर हैंड वाज गेटिंग बिगर एंड बिगर। 2004 में एडिडास का ग्लोबल मार्केट शेयर था 15.4%, रीबॉक का 9.6%, लेकिन नाइकी का वेल अ सॉलिड 33.2%। सो अब नाइकी से कंपीट करने का एक ही रास्ता था, रीबॉक और एडिडास एक साथ आ जाए और गठबंधन बना ले, और वही हुआ। सो रीबॉक वाज सोल्ड टू एडिडास एंड यस, हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि दो कंपीटिंग कंपनीज इस तरह साथ आए हो। बट हियर कम्स द बिग क्वेश्चन, क्या ये न्यूली फॉर्म्ड रीबॉक एडिडास ग्रुप नाइकी को ओवरटेक कर पाया? वेल नो, नाइकी का बाल भी नहीं बाका हुआ। तो 2021 में एडिडास ने भी रीबॉक को ऑथेंटिक ब्रांड्स ग्रुप एबीजी को बेच दिया फॉर जस्ट $2.5 बिलियन, जबकि उसको खरीदा गया था $3.8 बिलियन में। मतलब रीबॉक को लॉस करवा के पहले से भी बुरी स्थिति में लाकर छोड़ दिया। अब फ्रेंड्स, अगर आज के डेट की बात करें तो एबीजी रीबॉक को रिवाइव करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर ये अटेम्प्ट्स कितने सफल होंगे ये तो समय ही बताएगा। बट यहाँ पर ये सवाल उठता है कि इतना सक्सेसफुल ब्रांड जिसने मोस्ट ऑफ द टाइम स्मार्ट डिसीजंस लिए, क्या उसका इस तरह से डाउनफॉल हो सकता है? वेल, क्या मेन रीजंस थे, हम इसको समिट अप कैसे कर सकते हैं?
सकते हैं, ताकि आप मे बी अगर एंटरप्रेन्योर हो या फिर एस्पायर करते हो बनने के लिए, तो आपको भी इससे कुछ सीखने मिले। वेल, नंबर 1, आइडेंटिटी क्राइसिस। डू यू रिमेंबर रीबॉक ने स्टार्ट किया रनिंग शूज मैन्युफैक्चर करके, फिर इट वेंट टू फिटनेस, देन टेनिस एंड बास्केटबॉल, फिर म्यूजिक एंड कितने सारे निचेस। मतलब वो क्विकली एक्सपैंड तो हो रहा था, पर उसका कोई यूनिक आइडेंटिटी नहीं बन रहा था। बेसिकली अ केस ऑफ जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। और ब्रांडिंग के लिए ये चीज एक बिग मिस्टेक है। नंबर 2, फायरमैन। फायरमैन ने एक मेजर गलती की थी कि वो बस ब्रांड को एक्सपैंड करना चाह रहे थे, जिससे कि ऑब्वियसली कोई क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही थी और ना ही आइडेंटिटी मेंटेन हो पा रही थी। फिर फायरमैन की दूसरी गलती थी रीबॉक को एडिडास को बेचना, व्हिच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट। नंबर 3, एडिडास डिड मोर हार्म देन गुड, क्योंकि एक्विजिशन के बाद एडिडास ने सिर्फ अपना ही ब्रांड प्रमोट किया और रीबॉक के लिए कुछ खास स्टेप्स नहीं लिए। सो इससे एडिडास के सेल्स तो बढ़े, बट रीबॉक केप्ट श्रिंकिंग अंटिल इट वाज पुश्ड टू अ कॉर्नर। इनफैक्ट रीबॉक का एनडीए का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी एडिडास ने अपने नाम किया और फ्रेंड्स सबका कंबाइंड इफेक्ट फेस किया रीबॉक ने। पर ये तो यूएसए और वेस्ट की बात है। You'll be actually shocked to know कि all this while इंडिया में एक अलग ही स्टोरी चल रही थी। जब 2006 में यूएस में रीबॉक के सेल्स गिर रहे थे, तब इंडिया में रीबॉक नंबर 1 पर था और 2011 में भी रीबॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन फिर अचानक से रीबॉक का एक बहुत ही बड़ा स्कैम इंडियंस के सामने आया। रीबॉक इंडिया के COO और MD का जॉइंट 870 करोड़ रुपीस का स्कैम। इस स्कैम में प्रोडक्ट्स की चोरी हुई, सीक्रेट वेयर हाउसेस बनाए गए, अकाउंट्स के साथ खिलवाड़ हुआ और सेल्स के गलत काउंट्स दिखाए गए। और इस इंसिडेंट के बाद रीबॉक का इमेज इस तरह टार्निश हुआ कि रीबॉक was never able to bounce back। रीबॉक इतना डिप कर गया कि 2015 में उसका रेवेन्यू था 333 करोड़ और एडिडास का शूट हो गया टू 805 करोड़। बट होल्ड ऑन ओवर हियर, रीबॉक के लिए शायद एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। 2021 में रीबॉक इंडिया को आदित्य बिरला ग्रुप ने खरीद लिया और अब आदित्य बिरला ग्रुप पूरी कोशिश कर रहा है इस ब्रांड को रिवाइव करने की। वेल, देयर इज स्टिल सम होप। व्हाट डू यू गाइस थिंक? आपको क्या लगता है, रीबॉक का वो क्रेज वापस आ पाएगा या फिर नहीं? विल रीबॉक बी एबल टू बाउंस बैक या वो इस मार्केट से पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुका है? Let us know in the comment section। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, थोड़ा इंस्पिरेशन मिला, कुछ गलतियां ना करोगे उसके लिए कुछ लेसन्स मिले, तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। See you next time friends। As always, stay curious, keep learning and keep growing। जय हिंद। रीबॉक बहुत बड़ा ब्रांड था, मेरे ख्याल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मशहूर है। पाकिस्तान लेकिन में अब वाकई में नहीं कोई भी इसका बिल्कुल अब बहुत कम ही नजर आया, लेकिन पहले बहुत ज्यादा। मैं रुखसार भाई से बात कर रहा था कि ये बहुत ज्यादा दिखने के नजर आ रहे थे, तो अब वाकई में नजर नहीं आ रहे। आपको क्या लगता है कि इंडिया ने वो फ्रेंचाइज खरीद ली है, रीबॉक की शेयर्स खरीद लिए हैं, तो आपको क्या लगता है क्या वो वाकई में बाउंस बैक कर सकता है? क्या वो अपने असली पोजीशन में वो उसको ले जा सकता है? मेरा ख्याल है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि मुश्किल होगा। नहीं, मुश्किल ही काम होता है ना, जो बंदा कर ले वो ही तो काम है। तो अब उन्होंने जब किया तो फिर वो उसका एंड तक पहुंचेंगे जरूर भाई, क्योंकि उन्होंने एक सोच लेके चले ना मेरे भाई। ब्रांड तो वो पहले ही था, बिल्कुल ब्रांड तो पहले है, दुनिया में वो जाना पहचाना है, ब्रांड तो है, लेकिन उसको दोबारा नया सिर पे चलाना ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, बिल्कुल बदलनी पड़ेगी, थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी, लेकिन ये कर जाएंगे। देख लेना कुछ ही अरसे के बाद आपको ये दोबारा फिर ऐसे ही किसी भाई की वीडियो में देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें सबसे मेन चीज जो समझने वाली ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि हर रूज को सवाल है। अब देखें ये जो इसमें वही तो दिखाया गया, वही दिखाया गया, मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। और ये देखें, कभी भी आप अगर अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो जाहिर बात है वो गलतियां आपके लिए ब्लेंडर बनेगी, और फिर आप मेरे ख्याल में आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी वो मुश्किल हो जाएगा उन हालात में सर्वाइव करना। तो इसी तरह ये एक मिसाल थी, जिस तरह सर ने ये बताया कि इससे आपको क्या सीखने को मिला। पहली बात ये सीखने को मिले कि कभी भी किसी भी चीज़ पर आपको तो अरूज नहीं रहता, हर चीज का गोल्डन पीरियड बिल्कुल कुछ अरसे के लिए होता है, कुछ अरसे के लिए होता है, पक्का कोई भी काम दुनिया में नहीं अब होता। फर्क है, अब एडिडास चल रहा है, ये बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छी चल चीज है। ये क्या गारंटी है कि ये 100 साल या इतना और मजीद सर्वाइव, कभी भी कुछ हो सकता है, कोई भी नया ब्रांड इसको टक्कर दे सकता है, जिस तरह अब एडिडास को दे रहा है दूसरा नाइकी की बात कर रहे हैं सच, नाइकी ब्रांड है उसको टक्कर दे रहा है, अपना एडिडास दे रहा है।
दोनों अच्छे ब्रांड है। तो इस तरह कोई और कंपनी भी आ सकती है, मतलब कोई और शख्स जो पाकिस्तान में बाटा बड़ा चलता है। पाकिस्तान में बाटा बहुत ज्यादा मशहूर बाटा है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, पाकिस्तान में बाटा के शूज हैं, जो भी स्नीकर्स हैं वो बहुत ब्रांड बनी हुई है भाई। बाटा सबसे ऊपर जा रहा है मेरे ख्याल में, पाकिस्तान में वही पाकिस्तान में तो है, बाहर का हमें पता नहीं। बाटा ज्यादा चलता है पाकिस्तान में। नाइकी और एडिडास भी चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास तो खैर इतना पैसे नहीं है। पाकिस्तान के अवाम के पास कुछ चांदी के लोग हैं जो मुखैर हैं, जिनकी उनको ऐसा लगे कि प्योर खरीदे तो वो एडिडास और नाइकी खरीद सकते हैं। नहीं रुखसार भाई काफी है अवाम, 100 में से आप ये कैसे 40% ऐसी अवाम है जो ऐसी महंगी चीजें खरीद सकती नहीं है। यार, वो नहीं भाई, इस वक्त ऐसा नहीं पाकिस्तान अवाम के पास बहुत ज्यादा पैसा है। आप हुक्मरानों की बात करें, उनके पास पैसा है, वो तो लेके बाहर चले गए। सियासत अलग बात, इस सियासत की बात नहीं है, वीडियो ही नहीं है। तो ये नहीं कि खरीद नहीं सकते, खरीद रहे हैं। हमारे गाँव के अंदर इतनी महंगे महंगे ये ब्रांड बंदा और यार हमारे गाँव का ये मसला है, हमारे गाँव का हर घर से 2 फर्द तो बैरून मुल्क है। तो ये इसीलिए तो मैं तुझे कह रहा हूँ भाई, अब हमारे गाँव से मैं आज एक वीडियो एक ना अंदाजा लगा रहा था, ओवरऑल बात कर रहा हूँ मैं अंदाजा लगा रहा तकरीबन 21 से 22 लड़के हैं जो अब इसी महीने या साल के पहले महीने में अच्छा इनके वीजे मतलब आ रहे हैं और वो बाहर जा रहे हैं मुख्तलिफ कंट्रियों में। 21 से 22 लड़के जो अभी जा रहे हैं, तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा मेरा भाई? पैसा आएगा। तमाम इसलिए तो मैं तुझे बोल रहा हूँ, हमारे गांव से यकीन माने आधा गांव तकरीबन हम कह सकते हैं नौजवान नस्ल जो है ना वो बाहर के मुख्तलिफ कंट्री में चले गए। ज्यादा चले गए, तो वो पैसा कमा के भेज रहे हैं पाकिस्तान में, तो घर का निजाम वही रेमिटेंस है ना जो बाहर के मालिक में आप जाकर जिस तरह इंडिया इस मुश्किल घड़ी में नौकरी तो मिल नहीं रही, इंडिया ना तनख्वाह मिल रही है मेरा भाई, उनसे ही काम चल रहा है। इंडिया 100 बिलियन का रेमिटेंस यार बहुत मांग रखता है, बहुत यार वो तो हमसे है भी ज्यादा ना, मुल्क भी बहुत बड़ा कमाल है। ये भी इतना तो नहीं। रेमिटेंस मेरे ख्याल में 100 बिलियन मुंह से कह देना कि 100 बिलियन आसान है, लेकिन 100 बिलियन बहुत ज्यादा रकम होती है, ये वो भी एक साल में। एक साल में बहुत ज्यादा रेमिटेंस है। इंडिया और बड़ी बड़ी वो फर्म में काम कर रहे हैं, अपनी फर्म चला रहे हैं अपने वो। जिस तरह आप देखें इंडिया ने जो भी कोई जिस भी शुबे में इंडिया को कदम रखता है, इंडिया के कोई इन्वेस्टर रखते हैं, वो चमक जाता है। मुझे लगता है ये कुछ यार सबसे बड़ी बात ये है रुखसार के इंडियन जो है ना वो हर वक्त हर काम में सबसे पहले ये सोचते हैं हमने अपने कंट्री की तरफ का है, मतलब कंट्री के लिए काम करना है। चला जी इस वीडियो इसीलिए ही भाई आज उनका एक मुकाम बना हुआ, नाम बना है। हमारे जहाँ भी होते हैं जिधर भी होते हैं भाई, उनको सिर्फ पैसे से लाना चाहिए, चाहे कंट्री का नाम दबो दिया जाए। चले जी इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छी वीडियो थी। अरूज और जमाल का पता चला किस तरह और खामियां ना सुधारने की क्या नुकसान होता है, जिस तरह पाकिस्तान पे अब खामियां कर रहा है, सुधार नहीं रहा और डिफॉल्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये कर नहीं रहा। हमारे यहाँ तो भाई हो चुकी हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में, सुनाटा के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।